हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कहा जाता है कि पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के पश्चात यदि सबसे ज्यादा बर्फ कहीं पर है या फिर हिमाच्छादित एरिया, सबसे बड़ा एरिया कहीं पर है तो वह है हिमालय। और शायद इसीलिए हिमालय को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। कहा जाता है कि हिमालय पर जितने भी ग्लेशियर हैं उनमें जितना भी फ्रेश वाटर संचित है, ये फ्रेश वाटर 1.3 बिलियन पॉपुलेशन की प्यास बुझाने के लिए, उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त माना जाता है। और यही कारण है कि इसके पर्वतपदीय क्षेत्रों में, प्रायद्वीपीय भारत में रह रही लगभग 1.3 बिलियन जनसंख्या आज भी हिमालय पर डिपेंडेंट है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो, या फिर वो हाइड्रोलॉजिकल एक्टिविटीज हो अर्थात बांध निर्माण हो, जल विद्युत का उत्पादन हो। इसके लिए कहीं ना कहीं हम हिमालय पर डिपेंडेंट हैं। परंतु वर्तमान में एक समस्या जिसको कॉमनली सभी जानते हैं, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन के कारण ये जो ग्लेशियर हैं इनका आकार छोटा हो रहा है और एक नई समस्या यहां पर जन्म ले रही है जिसको कहा जाता है GLOF अर्थात ग्लेशियर लेक आउटवर्ड्स फ्लड। यानी कि ग्लेशियरों के पिघलने के कारण जिन झीलों का निर्माण होता है और इन झीलों में जब बाढ़ की समस्या आती है तो इसके आसपास रह रहे लोगों का जीवन बहुत अधिक बड़े स्तर तक प्रभावित होता है और ये वर्तमान में एक बड़ी समस्या है। और ऐसी ही एक समस्या आपको देखने के लिए मिलेगी अरुणाचल प्रदेश राज्य में, जहां पर बीते 32 वर्षों में अध्ययन किया गया कि इसके लगभग 110 ग्लेशियर गायब हो गए हैं। याद रखिएगा कि ये जो अध्ययन है ये 1988 से लेकर 2020 तक के मध्य में किया गया है और इस अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजीज का प्रयोग किया गया है, जैसे कि रिमोट सेंसिंग और साथ में भौगोलिक सूचना प्रणाली का यहां पर इस्तेमाल किया गया। जो सैटेलाइट इमेजेस होती हैं उनका यहां पर अध्ययन किया गया और उनके अध्ययन के आधार पर यह ज्ञात किया गया कि जो ग्लेशियर थे जिनका डेटा 756 हुआ करता था, अब ये 2024 में घटकर 646 हो गए हैं। अब 2024 नहीं आएगा, एक्चुअली ये 2020 आएगा, है ना। 646 यानी कि लगभग 110 ग्लेशियरों की कमी आई है। तो भाई बात ये आती है कि ये ग्लेशियर गए कहां। याद रखिएगा कि यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि एक ग्लेशियर ऐसा तो नहीं है कि अचानक से गायब हो जाएगा, या फिर ऐसा नहीं है कि एक दिन हम रात में सोए और अचानक से दूसरे दिन हम उठकर देखें तो ये ग्लेशियर अपने स्थान पर मिला ही नहीं। ये बहुत लंबे समय अंतराल में चलने वाली घटना है, इसीलिए 32 ईयर्स की स्टडी की हम बात कर रहे हैं। मतलब कि ये जो ग्लेशियर हैं ये कंटिन्यूसली गति करते हैं और कंटिन्यूसली गति करने के कारण ये अपने पीछे एक झील का निर्माण करते हैं जिसको ग्लेशियर झील कहा जाता है। और इसको कहा जाता है कि ग्लेशियर कंटिन्यूसली पीछे हट रहा है और वही बात यहां पर लिखी हुई है। 1988 से 2020 तक जब ये स्टडी पर अध्ययन किया गया, इस डेटा पर अध्ययन किया गया, तो पता चला कि 16.94 वर्ग किलोमीटर ये पीछे हट गए हैं ग्लेशियर और इसके कारण हुआ है ग्लेशियर झीलों का निर्माण। और ये ग्लेशियर झील असल में होती हैं आपदा जनित। इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ लें कि 2023 में जो सिक्किम में बाढ़ आई थी उत्तर और पूर्वी सिक्किम वाले एरिया में, जिसमें लगभग 55 लोगों की जान गई थी और तीस्ता नदी पर जो 1200 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना संचालित की जा रही थी ये नष्ट हो गई थी। ऐसी और भी भीषण आपदाओं को ये जन्म दे सकते हैं और इसीलिए बताया जा रहा है कि भाई ये जो अरुणाचल प्रदेश का तवांग से लेकर लोहित तक का एरिया है, इसके बीच में पश्चिमी कामेंग, कुरुंग, कुमे और साथ में जो ऊपरी सियांग है, जहां पर अभी सियांग वैली प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, जो ऊपरी दिबांग वाला एरिया है, ये जिले बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। और इसीलिए ये पूरा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लगभग जो डेटा बताया जा रहा है कि कितनी कमी आई है, ये लगभग 47% के आसपास। याद रखना, कभी भी यूपीएससी आपसे एग्जैक्ट डेटा की उम्मीद करता ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं होता कि इन तमाम स्टडीज में आप एग्जैक्ट डेटा याद कर लें कि भाई 756 था, 646 वर्तमान में ग्लेशियर हो गए हैं, तो ये याद करना पॉसिबल हो सकता है। परंतु ऐसा नहीं होगा। यदि आपसे पूछा गया कि पहले कितना एरिया था और अब एरिया में कितनी गिरावट आई थी तो आप एग्जैक्ट डेटा बताते हैं। जैसे कि 309 है तो 309.85 वर्ग किलोमीटर यहां पर लिखा है, तो आप एग्जैक्ट लेकर चलें कि भाई 300 से 310 के बीच में था, उतना भी सही माना जाएगा, अप्रोप्रिएट लगभग माना जाएगा। ऐसी कोई भी विपदा नहीं आनी पड़ेगी कि यदि आपने आंसर राइटिंग में 309.85 की जगह 309.86 लिख दिया तो कोई विकराल पहाड़ टूट पड़ा या फिर आपका आंसर गलत हो गया। इतनी समझदारी यूपीएससी में भी है और इतनी समझदारी हमको भी रखना चाहिए कि इतने नॉमिनल डेटा से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आंसर राइटिंग में इतना चेंज
स्वाभाविक माना जाता है। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जीएलएफ को जाने हम उससे पहले कि स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। आपको शायद पता होगा कि स्टडी IQ 2.0 आ गया है, यानी कि स्टडी IQ ने अपने में बहुत सारे बदलाव किए हैं। ठीक है, कोर्सेस में भी बदलाव हुए हैं जिनके द्वारा आप और अधिक अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये 2026 के लिए बैचेस हैं, हिंदी माध्यम के ये बैचेस हैं। AKB लाइव कोड का यूज कर आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। अब इनमें करना क्या है, ये पहले जैसे बैचेस नहीं है, ये नए बैच है। इनमें मैं बता देता हूं कि 3 प्रकार के बैचेस आपको इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले मिलता है सिल्वर, जिसका प्राइस सबसे कम रहता है। इसके पश्चात मिलता है गोल्ड, इसका प्राइस इससे ज्यादा रहता है। और प्लेटिनम का सबसे ज्यादा रहता है। अब प्राइस की यहां पर बात मैंने की तो प्लेटिनम का सबसे ज्यादा रहेगा, मतलब कि प्लेटिनम में आपको सर्वाधिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ऐसा नहीं है कि गोल्ड में एडमिशन लेने पर और इन सुविधाओं का लाभ आपको नहीं मिलेगा, भाई मिलेगा, परंतु कुछ सुविधाएं यहां पर कम हो जाती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यदि आपने प्लेटिनम नहीं लिया तो आपके सिलेक्शन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। टीचर हैं, टीचर की मेल आईडी होती है। यदि मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आया तो मेंटर्स अवेलेबल होते हैं, टीचर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनसे सहायता ले सकते हैं, वो आपकी पूरी की पूरी सहायता करेंगे। तो आप अपने क्षमता के अनुसार, अपने बजट के अनुसार और अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार जिस भी बैच से ज्वाइन होना चाहते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जो दिया गया लिंक है उससे आप डायरेक्ट वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट को विजिट करने पर आप पहुंचेंगे इन बैचेस में, यानी कि ये आपको दिखेगा वहां पर क्रिएटिव के रूप में। ठीक, इस पर क्लिक करना और साइड में राइट हैंड साइड आपको मिलेगा सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम का ऑप्शन, और नीचे मिलेगा आपको यूज कोड का ऑप्शन। वहां पर यूज कोड कर लेना AKB लाइव। तो जो भी मिनिमम प्राइस होगा, ये प्लेटिनम का प्राइस है 29,999 रुपए, सिल्वर में तो जो भी मिनिमम प्राइस होगा, गोल्ड में जो भी मिनिमम प्राइस होगा वो आपको वहां पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। और यदि आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि तैयारी कर चुके हैं या फिर अपनी इनिशियल स्टेज में तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे बुक सेट के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है कि भाई ये है NCERT की 5 पुस्तकें, जिनमें आपको जो कोर सब्जेक्ट हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पर आपको पूरे कवरअप मिलेंगे। इसको भी आप बाय कर सकते हैं। इन सभी को बाय करने के लिए याद रखिएगा AKB लाइव कोड का आपको यूज करना है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। और साथ में आप मेरे कांटेक्ट में भी आ पाएंगे कि यदि आने वाले समय में कोई समस्या आती है तो मैं आपकी हेल्प भी कर पाऊंगा। ये 18 बुक्स का सेट है, यदि इसको भी आपको बाय करना है हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं को, तो आप इससे भी जुड़ सकते हैं। और जब आप एप्लीकेशन को विजिट करेंगे तो वहां पर और भी प्रकार की सुविधाएं जैसे कि लाइक टेस्ट सीरीज वगैरह भी वहां पर अवेलेबल हैं। इन तमाम प्रकार की चीजों के लिए आपको यूज करना है AKB लाइव, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और साथ में मेरी हेल्प, यानी कि जो मेरी मेंटरशिप होती है, यदि मान लीजिए कहीं पर भी कोई भी व्यवधान आता है तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये है मेरा टेलीग्राम हैंडल जिसके माध्यम से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और इस वीडियो में जो मैंने ये PDF यूज की है इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये है मेरा फेसबुक अकाउंट और ये है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट। अब जरा समझिएगा कि ये जो GLOF है, अर्थात ये जो ग्लेशियर हैं, इनके पिघलने से कहा जाता है कि ग्लेशियर लेक्स का निर्माण हो रहा है। और ये जो ग्लेशियर लेक्स बन रही हैं इनसे फ्लड आ जाएगी। फ्लड आने का एक मेन कारण ये भी है कि जो हिमालयन क्षेत्र है, जो पूर्वी हिमालय की हम बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश वाले सेक्शन की, जो पूर्वी हिमालय वाला एरिया है, असल में ये विवर्तनिकी क्रिया से, पूर्वी हिमालय नहीं, पूरा हिमालय, ये विवर्तनिकी क्रियाओं से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है। मतलब कि यहां समय समय पर विवर्तनिकी क्रियाएं होती रहती हैं, प्लेट्स आपस में टकराती हैं। वैसे भी आप देखेंगे तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, भूस्खलन आते रहते हैं। अब यदि इस कंडीशन में इसके ऊपर ये ग्लेशियर लेक्स का निर्माण हो जाता है और फिर यहां पर कोई ऐसी आपदा आ जाती है, तो इसके आसपास रहने वाले जितने भी लोग हैं इनका जनजीवन प्रभावित हो सकता है। यानी कि यहां पर जितने भी लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये डैम्स का निर्माण यहां पर चल रहा है या फिर डैम्स बने हुए हैं, जैसे लाइक तीस्ता नदी पर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर कई डैम यहां तिब्बत के पठार पर बने हुए हैं। एक प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं और हिमालयी क्षेत्रों में और भी कई ये डैम आप देखेंगे। तो यदि ये बनते हैं और यहाँ पर किसी प्रकार की विवर्तनिकी क्रिया होती है और उस विवर्तनिकी क्रिया के कारण ये ग्लेशियर लेक्स यदि फटती हैं
और ये आउटबर्स्ट होकर यदि फ्लड को जन्म देती हैं तो आसपास रह रहे लोगों का जनजीवन प्रभावित होगा, और ना केवल जनजीवन प्रभावित होगा बल्कि बहुत बड़े स्तर पर हानि भी होगी। इसलिए इसको चिंता का विषय बनाया जा रहा है। अब जरा समझिएगा, बताया जा रहा है, अब जरा समझिएगा कि ये ग्लेशियर लेक्स एक्चुअल में बनती कैसे हैं। कोई भी ग्लेशियर हो, ये असल में गतिमान ग्लेशियर होता है। ये गति करता हुआ एक पहाड़ होता है। अब ये गति किसी भी कारण से हो सकती है कि भाई ये स्वयं के वजन के प्रभाव से यदि नीचे आ रहा हो। कुछ स्टडीज में पाया जाता है कि ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण गतिशील होता है। बाद में ये यू आकार की घाटी, लटकती घाटी का अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। परंतु ये गति करते हुए जिस चट्टान के ऊपर से गुजरता है उस चट्टान का ये अपर्दन करता है, और अपर्दन के द्वारा ये मोरेन नामक मिश्रण में बदलता है उस चट्टान को। ये एक साइंटिफिक वर्ड है, बस इसको याद रखिएगा कि चट्टान के ऊपर से गुजरेगा तो अपघर्षण होगा। अपघर्षण के कारण इस चट्टान के टुकड़े इस ग्लेशियर के साथ मिलेंगे। अब यदि मान लीजिए कोई एक ऐसा एरिया है कि भाई ये है हमारी एक चट्टान और इसके ऊपर से एक ग्लेशियर ऐसा चलता हुआ गुजर रहा है। ये है एक पूरी चट्टान या फिर एक इलाका, और इसके ऊपर से एक ग्लेशियर कुछ इस प्रकार से गुजर रहा है। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखेंगे कि भाई एक ओर से ये चट्टान, अब यहां से ये आगे बढ़ा, अरे जस्ट अ सेकेंड, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आप पाएंगे कि मान लीजिए यहां से इस साइड आ रहा है तो यहां पर इस चट्टान के अवसाद इकट्ठे होते जाएंगे ऐसे, और यहां से एक खड्ड का निर्माण होते जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जो खड्ड का निर्माण हुआ है, आने वाले समय में जब ये ग्लेशियर पिघलेगा तो ग्लेशियर से निकलने वाले जो पानी है इसी में एकत्र होगा, और इसी को कहा जाता है कि ग्लेशियर पिघलने के कारण यहां जो मोरेन की क्रिया हुई थी, अर्थात जो अवसाद इसने काटकर अपने आगे जमा किए थे, पीछे जो खड्ड बना था, ग्लेशियर पिघलने के कारण इसी खड्ड में पानी जमा हो गया। अब जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने बताया है, जैसा मैंने बनाया है वैसा ही हो। इसको आप एक डायग्राम से समझ लेना कि भाई ये है एक प्रकार का ग्लेशियर। यदि आप देखोगे ये है ग्लेशियर, ये गति कर रहा था, इसके पिघलने के कारण ये बन गई है एक ग्लेशियर लेक। एक कारण क्या हुआ कि जैसे जैसे ये गति करते जा रहा था वैसे वैसे अपघर्षण के कारण ये पीछे एक खड्ड का निर्माण कर रहा था। बाद में तापमान ज्यादा होने के कारण इसने पिघलना चालू किया और पीछे एक हाइड्रोलॉजिकल बफर का निर्माण किया, जिसको हमने क्या नाम दिया है, ग्लेशियर लेक। और फिर बाद में यही ग्लेशियर लेक बहुत बड़े स्तर पर GLOF के लिए बहुत बड़े स्तर पर ये जिम्मेदार होती हैं। साथ में याद रखिएगा कि असल में ये जो मैंने आपको इमेज बताई है 1977 से लेकर 2023 तक की इमेज का अध्ययन है। यानी कि जो सिक्किम वाला इलाका है, सिक्किम में आपको एक ग्लेशियर लेक देखने के लिए मिलेगी जिसको नाम दिया जाता है साउथ लेओनक झील। ये भी एक प्रकार की ग्लेशियर झील है। जरा देखिएगा कि इसका आकार कितना बढ़ा है। यानी कि 1977 में 1977 में 17 हेक्टेयर इसका कुल एरिया था। 2023 में इसका एरिया बढ़कर 137 हो गया है। करंट में इसका अध्ययन नहीं किया गया है, इसलिए मैंने करंट का डेटा नहीं लिखा, परंतु बिल्कुल लेटेस्ट डेटा यही है कि 2023 में इसका एरिया इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ये क्या बताता है कि केवल और केवल अरुणाचल प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे पूर्वी हिमालय में, यानी कि जो कंचनजंगा से प्रारंभ होते हुए फिर अरुणाचल प्रदेश तक लगा है, इस वाले क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने की जो गति है ये बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। सामान्यतः यदि आप इसका कलर देखेंगे तो ये ब्लू कलर का दिखाई देगा। इसका कारण यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि ये जो पूरा डेटा है ये आपके यूपीएससी के कंटेक्स्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एक प्रश्न आता है कि भाई ज्योग्राफी से करंट अफेयर कैसे पूछे जाते हैं। अब ये अरुणाचल प्रदेश चर्चा में रहा। 32 ग्लेशियर, ये मैं न्यूज़ देख रहा हूँ। यदि आप न्यूज़ देखेंगे तो ये न्यूज़ कुछ पुरानी है, ज़्यादा पुरानी तो नहीं है परंतु कुछ पुरानी है। यानी कि यदि आप देखोगे 5 फरवरी को ये आई थी, 5 फरवरी को आई और इसको कहीं पर कवर नहीं किया गया। हो सकता है आप ये न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आपके मनोमस्तिष्क में ये न्यूज़ आई हो और ये आपने सामने से गुजार ली, परंतु जब ऐसा कोई टॉपिक चर्चा में रहता है तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और यदि 2024 में हम देखें तो GLOF बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है, इसीलिए ये GLOF आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। साथ ही साथ इसकी PDF आप मेरे चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिएगा। बेस्ट ऑफ लक। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।